भारत दक्षिण एशिया का एक देश है जिसका नाम सिंधु नदी से आया है। भारत नाम का उपयोग उनके संविधान में देश के लिए एक पदनाम के रूप में किया गया है, जो प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत का संदर्भ देता है, जिनकी कहानी आंशिक रूप से भारतीय महाकाव्य महाभारत में बताई गई है। पुराणों के रूप में जाने जाने वाले लेखों के अनुसार भरत ने भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त की और शांति और सद्भाव से भूमि पर शासन किया। इसलिए भूमि को भारतवर्ष के रूप में जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के संपूर्ण इतिहास के बारे में। शुरू से लेकर अंत तक भारत का इतिहास कैसा था और कौन सी सभ्यता आई और कौन सी सभ्यताओं का पतन हुआ, तो बेहद ही रोचक जानकारी आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। पुरातत्व उत्खनन में पत्थर के औजारों सहित प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग में की जाने वाली कलाकृतियों की खोज की गई, जो इस क्षेत्र में मानव निवास और प्रौद्योगिकी के लिए एक अत्यंत प्रारंभिक तिथि का सुझाव देते हैं। ये विश्व के 4 महान धर्मों हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म के साथ साथ सारवाक के दार्शनिक स्कूल का जन्म स्थान है, जिसने वैज्ञानिक विचार और जांच के विकास को प्रभावित किया। भारत का प्रागैतिहासिक काल। वर्तमान भारत, पाकिस्तान और नेपाल के क्षेत्रों ने पुरातत्वविदों और विद्वानों को सबसे प्राचीन वंशावली के सबसे समृद्ध स्थल प्रदान किए। यूरोप नामक क्षेत्र में मनुष्यों के प्रवास से सदियों पहले भारत के उपमहाद्वीप में निवास करती थी। बालाथल गांव राजस्थान में उदयपुर के पास केवल एक उदाहरण का हवाला देते हुए भारत के इतिहास की प्राचीनता को दर्शाता है, क्योंकि यह 4000 ईसा पूर्व का है। बालातल की खोज 1962 तक नहीं हुई थी और 1990 ईस्वी तक वह खुदाई शुरू नहीं हुई थी। महरगढ़ का नवपाषाणकालीन स्थल इससे भी पुराना है, जिसका काल ईसा पूर्व है 7000 ईसा पूर्व, लेकिन उससे भी पहले की बस्ती के साक्ष्य दिखा रहा है, जिसे 1974 तक खोजा नहीं गया था। 2009 में बालातल में खोजा गया 4000 साल पुराना कंकाल भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना सबूत प्रदान करता है। इस खोज से पहले कुष्ठ रोग को एक बहुत ही छोटी बीमारी माना जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल ईसा पूर्व का है 7000 ईसा पूर्व और निचले गंगा घाटी क्षेत्र में दक्षिण और उत्तर की ओर मालवा तक लगातार वृद्धि हुई। इस काल के शहर अन्य देशों की समकालीन बस्तियों से बड़े थे, कार्डिनल बिंदुओं के अनुसार स्थित थे और मिट्टी की ईंटों से बने थे, जो अक्सर भट्टी से पकाई जाती थी। घरों का निर्माण सामने के दरवाजों से खुलने वाले एक बड़े आंगन, भोजन की तैयारी के लिए एक रसोई घर, कार्य कक्ष और छोटे शयन कक्षों के साथ किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि पारिवारिक गतिविधियों घर के सामने, विशेष रूप से आंगन पर केंद्रित है, और इसमें रोम, मिस्र, ग्रीस और मेसोपोटामिया की साइटों से अनुमान लगाया गया है। हालांकि सिंधु घाटी के लोगों की इमारतें और घर तकनीकी रूप से कहीं अधिक उन्नत। अब तक खोदे गए शहरों की सीवर और जल निकासी प्रणालियां अपने श्रम पर रोम की तुलना में अधिक उन्नत है। दूसरी ओर मोहनजोदारो बहुत बेहतर संरक्षित है, क्योंकि ये 1922 तक ज़्यादातर दफन था। मोहनजोदारो का सिंधी में अर्थ है मृतकों का टीला, और इसे स्थानीय लोगों द्वारा इस स्थान पर लागू किया गया था जिन्हें मनुष्यों की हड्डियां मिली थी, और वहाँ के जानवर, साथ ही प्राचीन चीनी मिट्टी की चीज़ें और अन्य कलाकृतियों समय समय पर मिट्टी से निकलती रहती है। मोहनजोदारो एक विस्तृत रूप से निर्मित शहर था, जिसमें सड़कें समकोण पर समान रूप से बनी हुई थी और एक परिष्कृत जल निकासी प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता का पतन।
विद्वान इस क्षेत्र में सूखे और बाढ़ दोनों के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन को एक संभावित कारण बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी ने इस क्षेत्र को नियमित रूप से बाढ़ लाना शुरू कर दिया और इससे फसलें नष्ट हो गई और अकाल को बढ़ावा मिला। ये भी सोचा गया कि फसलों को पानी देने के लिए जिस मानसून पर भरोसा किया जाता है उसका रास्ता बदल सकता है और लोग उत्तर के शहरों को छोड़कर दक्षिण की जमीनों की ओर चले जाएंगे। वैदिक काल। शहरों के परित्याग का कारण जो भी हो, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद की अवधि को वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, जिसमें देहाती जीवन शैली और वेदों के नाम से जाने वाले धार्मिक ग्रंथों का पालन शामिल है। समाज 4 वर्गों में विभाजित हो गया, जिन्हें लोकप्रिय रूप से जाति व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिनमें शीर्ष पर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। सबसे पहले ऐसा लगता है कि यह जाति व्यवस्था केवल किसी के व्यवसाय का प्रतिबिंब थी, लेकिन समय के साथ इसे किसी के जन्म के आधार पर निर्धारित करने के लिए और अधिक कठोरता से व्याख्या की गई और किसी को जाति बदलने की अनुमति नहीं थी और न ही अपने जाति के अलावा किसी अन्य जाति में शादी करने की अनुमति थी। ये समझ एक सर्वोच्च देवता द्वारा निर्धारित मानव जीवन के शाश्वत क्रम में विश्वास का प्रतिबिंब थी। प्राचीन भारत के महान साम्राज्य। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की विजय तक फारस ने उत्तरी भारत में प्रभुत्व बनाए रखा, जिसने फारस के पतन के बाद भारत पर चढ़ाई की। फिर से इस क्षेत्र पर विदेशी प्रभाव डाला गया। सिकंदर के भारत में चले जाने के बाद मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उभरा, जब तक कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक इसने लगभग पूरी उत्तरी भारत पर शासन नहीं किया। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने लगभग पूरे भारत में साम्राज्य का विस्तार किया। उनका पुत्र अशोक महान था, जिसके शासन में साम्राज्य अपने चरम पर फला फूला। अपने शासनकाल के 8 वर्षों में अशोक ने पूर्वी शहर राज्य कलिंग पर विजय प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप मरने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। विनाश और मृत्यु के स्तब्ध अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और बौद्ध विचार और सिद्धांत की वकालत करते हुए एक व्यवस्थित कार्यक्रम शुरू किया। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की, जिन्होंने संभवतः 240-280 ईस्वी के बीच शासन किया। जैसा कि माना जाता है कि श्री गुप्त वैश्य वर्ग के थे। जाति व्यवस्था की अवहेलना में उनका सत्ता में आना अभूतपूर्व है। उन्होंने ऐसी सरकार की नींव रखी जो भारत को इतना स्थिर कर देगी कि गुप्तों के शासनकाल में संस्कृति का लगभग हर पहलू अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। दर्शन, साहित्य, विज्ञान, गणित, वास्तुकला, खगोल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, इंजीनियरिंग, धर्म और खगोल विज्ञान अन्य क्षेत्रों के अलावा सभी इस अवधि के दौरान फले फूले, जिसके परिणाम स्वरूप मानव की कुछ महान उपलब्धियां हुई। साम्राज्य का पतन और इस्लाम का आगमन। कमजोर शासकों के एक के बाद एक साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता गया, जब तक कि 550 ईसी पूर्व के आसपास इसका पतन नहीं हो गया था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का स्थान हर्षवर्धन के शासन ने ले लिया, जिन्होंने इस क्षेत्र पर 42 वर्षों तक शासन किया। काफी उपलब्धियों वाला एक साहित्यिक व्यक्ति, हर्ष कला का संरक्षक और अन्य एक कट्टर बौद्ध था, जिसने अपने राज्य में जानवरों की हत्या पर रोक लगा दी थी, लेकिन कभी कभी युद्ध में मनुष्यों को मारने की आवश्यकता को मान्यता दी थी। वह एक अत्यंत कुशल सैन्य रणनीतिज्ञ था, जो अपने जीवन में केवल एक बार मैदान में पराजित हुआ था। उनके शासनकाल में भारत का उत्तर फला फूला, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनका राज्य ध्वस्त हो गया। भारत अराजकता में गिर गया और छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, जिससे हमलावर ताकतों से लड़ने के लिए आवश्यक एकता का अभाव था। 712 ईस्वी में मुस्लिम सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की तथा आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्र में खुद को स्थापित किया। मुस्लिम आक्रमण ने भारत के स्वदेशी साम्राज्य को समाप्त कर दिया तथा तब से स्वतंत्र शहर राज्य या शहर के नियंत्रण में समुदाय सरकार का मॉडल बन गई। आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्र में इस्लामी सल्तनत का उदय हुआ तथा उत्तर पश्चिम में फैल गया। तो इस प्रकार भारत के इतिहास में मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता से लेकर गुप्त, मौर्य वंश से लेकर मुस्लिम साम्राज्य तक विवादों से भरा हुआ था। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।